नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड कैबिनेट की मंत्री बनी बेबी देवी। झारखंड में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी मंत्री बनी। झारखंड कैबिनेट के 11वीं मंत्री के रूप में दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार यानी 3 जुलाई को शपथ लिया, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई कैबिनेट मंत्री और झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजभवन में निर्धारित समय से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर राजभवन के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और बेबी देवी के समर्थक मौजूद रहे। बता दें कि राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। झारखंड के 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदल लेगा। झारखंड में पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो जाएगा। झारखंड के कई शहरों में पिछले 2 दिनों से मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन झारखंड के कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगले 24 घंटे में झारखंड में मानसून का बिल्कुल इफेक्टेड असर दिखेगा। बता दें कि 4 जुलाई से मानसून की सक्रियता नजर आएगी, जो 7 और 8 जुलाई तक पूरे झारखंड में फैल जाएगी। मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो पूरे झारखंड में 24 घंटे बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इससे झारखंड के कई इलाकों में बारिश होगी। पिछले 2 दिनों से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है। अब मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, वहीं किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। मानसून ने दस्तक देते ही इतनी बारिश कर दी थी कि खेत तैयार किए जा सके। झारखंड के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर जनता तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बता दें कि सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण अब तक हुए 2 चरणों में मिली सफलता के बाद नए फॉर्मेट में होगा। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम सितंबर से शुरू होगा। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण की यात्रा पर सितंबर महीने में निकलने वाले हैं। इस कार्यक्रम के तहत कैंप लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। सरकार का फोकस योजनाओं के लाभ पर होगा। आवेदन को किसी सूरत में लंबित नहीं रखा जाएगा। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड बिहार के दुम्मा प्रवेश बॉर्डर पर फीता काटकर 100 किलोमीटर पैदल चलकर आए कांवरियों को बाबा धाम में एंट्री कराया। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला और बाबा धाम मंदिर में सावन में लाखों श्रद्धालु कांवर लेकर बाबा धाम में पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पण करते हैं। इस वर्ष श्रावणी मेला 2 चरणों में लगेगा, जिसका सोमवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इस वर्ष श्रावणी मेला के दौरान देवघर के कांवरिया पथ पर गंगा नदी का बालू बिछाया गया है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा यहां पहुंचने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। फास्ट इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनेगा भारत। फास्ट इंटरनेट की विश्व में सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। देश में 6G इंटरनेट लॉन्च करने की दिशा में 6G अलाउंस की शुरुआत कर दी गई है। सोमवार को एक इवेंट में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में 6G अलाउंस को पेश कर दिया है। इस दौरान आईटी राज्य मंत्री देवुच सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके आने से 6G डेवलपमेंट के साथ ही इंडिया हाई स्पीड नेटवर्क की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा।
6G अलाउंस के अलग अलग सेक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ मिलकर 6G विजन डॉक्यूमेंट पर काम करेंगे। अभी भारत में 5G पर तेजी से काम चल रही है। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे तेजी से 5G की कवरेज मिल रही है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट को देश के सामने पेश किया था। इसका उद्देश्य देश को 6G कनेक्टिविटी का ग्लोबल लीडर बनाना है। देश में अब डिजिटल रुपए से पेमेंट करना होगा आसान। डिजिटल रुपए की लॉन्चिंग को लगभग 6 महीने गुजर गए, लेकिन लोग इसे अपना नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि अभी सीमित दायरे में ही इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। वहीं इसकी भुगतान प्रणाली आसान नहीं है और यूपीआई जैसी आसान भुगतान प्रणाली के बीच लोग इसके इस्तेमाल से बच रहे हैं। ऐसे में अब आरबीआई ने इसे यूपीआई से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। मीडिया की खबरों को माने तो कुछ सप्ताह में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल या ई रिटेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरऑपरेबल होने की संभावना है। इससे व्यापारी यूपीआई के लिए बनाए गए क्यूआर कोड के जरिए भी डिजिटल रुपए में भुगतान ले सकते हैं। इससे आम आदमी को डिजिटल रुपए के लिए अलग अलग क्यूआर कोड डाउनलोड करने की जरूरत से छुटकारा मिल जाएगा। खास बात यह है कि इंटरऑपरेबिलिटी केवल फ्रंट एंड होगी, यानी वह पॉइंट जिस पर भुगतान प्राप्त होगा। बैक एंड टू यूपीआई की तरह ही डिजिटल रुपए की भी अपनी प्रक्रिया होगी। दोनों सिस्टम की अपनी अलग अलग इकाइयां और कामकाज के तरीके होंगे। व्हाट्सएप ने 65 लाख भारतीय अकाउंट्स को किया बैन। नए आईटी रूल 2021 के बाद से सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने सेफ्टी रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है। व्हाट्सएप ने मई महीने की रिपोर्ट जारी कर दी है और कंपनी ने 1 मई से लेकर 31 मई के बीच 65,08,000 खातों को बैन किए हैं। इनमें से 24,20,700 अकाउंट को कंपनी ने खुद बिना किसी शिकायत के बैन किया है। मई महीने में व्हाट्सएप को 3,912 शिकायतें अकाउंट बैन के लिए मिली थी, जिसमें से कंपनी ने 297 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है। भारत में व्हाट्सएप के 500 मिलियन से ज़्यादा सक्रिय यूजर्स हैं। कंपनी प्लेटफॉर्म को सेफ और सिक्योर बनाए रखने के लिए हर महीने गलत तरह के अकाउंट को बैन कर सेफ्टी रिपोर्ट जारी करती है। अप्रैल महीने में व्हाट्सएप ने भारत में 74 लाख से ज़्यादा अकाउंट को बैन किए थे। भारत ने सड़कों के मामले में चीन को पछाड़ा। भारत दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में से एक है। लोग आने जाने के लिए हवाई मार्ग, सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत में सड़कों का नेटवर्क बेहद तेजी से बढ़ा है। रोड नेटवर्क के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी भी एक देश भारत से आगे है। पिछले 9 सालों में भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़ा है। भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बताया गया है कि मौजूदा समय में देश का सड़क नेटवर्क लगभग 1,45,240 किलोमीटर है। बीते वर्ष 2013-14 में यह कुल 91,287 किलोमीटर ही थी। इस तरह पिछले 9 सालों में 59% की उच्च वृद्धि दर्ज हुई है। 9 सालों में टोल से मिलने वाला राजस्व भी 4,770 करोड़ रुपए से बढ़कर 41,342 करोड़ रुपए हो चुका है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 1,475। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 44 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,49,94,325 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,475 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,31,908 लोगों की मौत हुई है। अभी तक कुल 4,44,60,942 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,39,431 खुराक दी जा चुकी हैं। पूरे देश में पहुंचा मानसून, हल्की से भारी बारिश का अनुमान। दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों में आगे बढ़ने के साथ ही रविवार को सामान्य तारीख से 6 दिन पहले पूरे देश में पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार को छोड़कर पूरे देश में जुलाई में मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि सामान्य तिथि 8 जुलाई से पहले रविवार को ही मानसून पूरे देश में पहुंच गया। लगभग 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जून में कम बारिश हुई। बिहार में सामान्य से 69% और केरल में 60% कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहले महीने जून में सामान्य से कम बारिश हुई। आईएमडी ने कहा है कि जुलाई 2023 के दौरान पूरे देश में औसत मासिक वर्षा सामान्य एलपीए का 94 से 106% रहने का अनुमान है। आने वाले 5 दिन में दक्षिण राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है।